वेलकम टू टॉप प्लेयर इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम वर्णमाला को पढ़ेंगे। ये वर्णमाला ऐसा चैप्टर है जो कि हिंदी के अंतर्गत अहम भूमिका निभाता है। किसी भी एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो ऐसा कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती हो और आपको ज़रूर वर्णमाला से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये वीडियो उनके लिए है और विशेष तौर पर कमज़ोर बच्चे जिनको समझ में वर्णमाला नहीं आता है उनके लिए बनाई गई है। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में बनाएंगे, पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में। इन दोनों पार्ट में आपको थ्योरी मिलेगी और पार्ट 3 एक होगा जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, लेकिन इसको देखने से पहले आप ये थ्योरी वाली क्लास देखिएगा जो कि पहली क्लास आज थ्योरी की होने जा रही है। तो वर्णमाला को हम पढ़ेंगे। इससे पहले जान लीजिए, कोई भी वर्णमाला जब स्टार्ट होती है तो वो भाषा के अंतर्गत ही आती है, यानी कि भाषा के अंतर्गत ही वर्णमाला है। तो सबसे पहले हम उस क्षेत्र की भाषा के अंतर्गत ही उस क्षेत्र की वर्णमाला को पढ़ेंगे। जैसे हमारी हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा के अंतर्गत हम वर्णमाला को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये भाषा जो है भाष शब्द से बना है। भाष क्या है? ये संस्कृत का ही एक शब्द है और जिसका मतलब ही होता है कि बोलना, यानी कि हम जो भी बोलते हैं वो क्या है? वही भाषा है। जो भी हम बोलते हैं वो क्या है? वो भाषा है। और इसी भाषा में हम जो है वर्णमाला को पढ़ेंगे। तो हम जो भी बोलते हैं, जैसे हमने कोई शब्द लिख दिया तो वो छोटा सा शब्द होता है, लेकिन जैसे मैंने लिख दिया राम जाता है, तो ये पूरा वाक्य हो गया, राम जाता है। ऐसे इसको समझने के लिए बता रहा हूँ। राम, ऐसे मान लीजिए राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, ये जान लीजिए वाक्य है। तो इस वाक्य को भी हम कई खंडों में तोड़ते हैं और लास्ट में जो बचता है वो कहलाता है वर्ण या ध्वनि। तो इसे कैसे तोड़ते हैं आप समझिए, इसको देखिए। जो वाक्य होता है, वाक्य को जब हम तोड़ेंगे तो उसमें उपवाक्य निकलते हैं। हम ऐसे चलेंगे, वाक्य हमारा होगा एक बड़ा सा, फिर उसको तोड़ेंगे तो उसमें उपवाक्य बनेगा। क्या बनेगा? उपवाक्य। और उस उपवाक्य से भी छोटा होता है पदबंध। पदबंध मिलता है और पदबंध से भी छोटा जो होता है, इसके टुकड़े करते हैं तो हमें क्या मिलता है? पद मिलते हैं। यानी कि हमने वाक्य के टुकड़े किए तो उपवाक्य प्राप्त किया, उपवाक्य के टुकड़े किए तो पदबंध प्राप्त किया और पदबंध के टुकड़े किए तो पद मिला। और इस पद के जब टुकड़े करते हैं तो हमें प्राप्त होता है अक्षर। अक्षर। और जब अक्षर के टुकड़े करते हैं तो हमें मिलता है ध्वनि। ये ध्वनि और वर्ण दो चीज़ें हैं, दोनों एक नहीं हैं लेकिन दोनों एक भी हैं। वो कैसे आप समझिए। ध्वनि क्या है? जैसे हम जो बोल रहे हैं, किसी भी भाषा में जो बोला जाता है मौखिक तौर पर, वो क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाती है। लेकिन इसी मौखिक ध्वनि को यदि हम शब्दों में लिख देते हैं लिखित रूप में, तो वो कहलाता है वर्ण। यानी आप समझ लीजिए, ये भाषा का लिखित रूप है सबसे छोटा, और ये जो है मौखिक रूप है। ठीक ना? अब हम बात करते हैं, हमने ध्वनि और वर्ण पे पहुंच गए। अब हम वर्ण पे थोड़ा सा, यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है और इसे ही वर्ण कहते हैं। और जब भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम शब्दों में लिख देते हैं तो उसे वर्ण कहते हैं, और जब मुख द्वारा बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे ध्वनि कहते हैं। ठीक है ना? थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहुँचते हैं मानक हिंदी वर्णमाला पे। तो हमारी क्या है मानक हिंदी वर्णमाला? हिंदी में काफ़ी विवाद है, फिर भी हमें पढ़ना है हिंदी को, और सही तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चन गलत ना हो। तो हम इसे 2 भाग से डिवाइड करेंगे, पहला उच्चारण के आधार पर और दूसरा होगा लेखन के आधार पर। तो जब हम उच्चारण के आधार पर स्वर और व्यंजन को बांटते हैं तो हमारे पास 10 स्वर मिलता है
और 35 व्यंजन मिलता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा अगर उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आपको जवाब देना है 10, और व्यंजन की संख्या कितनी होती है उच्चारण के आधार पर तो जवाब देना है आपको 35। टोटल संख्या कितनी होती है वर्णमाला की उच्चारण के आधार पर तो होगा 45। लेकिन हम यही बात कर लेते हैं लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या हो जाती है आपकी 13, और व्यंजन आपके रहेंगे 35, प्लस इस 35 में आपके 4 संयुक्त व्यंजन जुड़ जाएंगे, तो कुल मिला के संख्या आपकी हो जाती है 52 यानी कि 52। तो आप समझ लीजिए लेखन के आधार पे वर्णमाला में अगर आपसे पूछेगा वर्णों की संख्या कितनी है तो 52, और उच्चारण के आधार पे 45। आप ये नोट कर लीजिएगा। इसी में एक क्वेश्चन स्वर में ये भी पूछता है कि कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आंसर आपको मिलेगा 11। तो स्वर पे 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, आपको क्वेश्चन के अनुसार जवाब देना है। अगर नॉर्मली स्वर की संख्या पूछे तो आपको जवाब देना है 11, लेकिन अगर आपसे उच्चारण के आधार पर संख्या पूछे तो आपको जवाब देना है 10, है ना। और अगर आपसे पूछता है कि लेखन के आधार पे स्वरों की संख्या, या फिर आपसे पूछ ले स्वरों की कुल संख्या कितनी है तो आपको जवाब देना है 13। तो यहाँ पे मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, स्वरों की कुल संख्या पूछे तो आप जवाब देंगे 13, और अगर पूछे उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या तो आपका आंसर होगा 10, और नॉर्मली स्वरों की संख्या पूछे तो आपका उत्तर होगा 11। यहाँ पे आप समझ गए होंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा स्वर है, स्वर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा आ, बड़ा आ, ई उ री ए ऐ ओ औ अन आ। तो इसमें जो आपका अन है और आ है, इन दोनों को मुख्य तौर पर हम जो है अगर उच्चारण की दृष्टि से देखते हैं तो इसे स्वर में नहीं काउंट करते हैं। और एक दूसरा है री। तो आप देखिए अगर आपसे पूछे जो मैंने ऊपर आपको बताया था उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 10, कुल स्वरों की संख्या तो आपको उत्तर देना है 13, और अगर वैसे नॉर्मली स्वरों की संख्या पूछे बिना कोई कंडीशन दिए तो आपको उत्तर देना है 11। तो अगर देखिए उच्चारण की दृष्टि से पूछता है तो 10 हमारा उत्तर होता है। वो कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हम री, आह और अन इन तीनों को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई कुल संख्या पूछता है तो इन तीनों को भी ऐड कर लेंगे तो 10 और 3 13 हो जाता है। लेकिन अगर नॉर्मली हमसे स्वरों की संख्या पूछता है तो 11 होता है। इसमें हम इस री को ना छोड़ते हुए इसी भी साथ ले लेते हैं तो हमारी संख्या हो जाती है 11। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको बनते हैं एग्जाम में, आप इन्हें अब गलत नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, अब बात करते हैं व्यंजन की। तो जो व्यंजन होता है वो स्वर के सहयोग से बोला जाता है, लिखा जाता है। जैसे हमने कहा का, तो इस का अर्थ है क प्लस अ। तो ये तो हो गया क्या? व्यंजन। और ये अ क्या है? ये है स्वर। यानी कि जो स्वरों के सहयोग से बोला जाए, स्वरों के सहयोग से उसको लिखा जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन कहते हैं।
तो व्यंजन में एक होता है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, अंतास्त। ऊपर कर देता है यहाँ पे। अब ठीक। तो का ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़। इसमें जो ये वाला ड है, ये वाला ढ है, इसे द्विगुण व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ भी लेता है द्विगुण व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यही दो हैं, ड और ढ। इन्हें आप याद कर लीजिए। ता वर्ग में त थ द ध न प फ ब भ म। ये तो नॉर्मली हो गए व्यंजन के। अब इसमें भी कुछ कंडीशनली व्यंजन है, जैसे कि अंतःस्थ व्यंजन। तो क्वेश्चन सीधे पूछता है कि अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो या रा ला वा, या रा ला वा, ये आपके आते हैं अंतःस्थ व्यंजन की श्रेणी में। इसी में आपसे पूछता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन में आपके तीनों सा हो जाते हैं और एक होता है हा। कौन कौन से? आपके तीनों सा हो जाते हैं, ये तीनों सा और हा। ये ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आता है। तो कुल मिला के कितने व्यंजन हो गए? 5 इसमें हैं, 5 इसमें हैं, 5 इसमें हैं, 5 इसमें, 5 इसमें, 1 2 3 4 5, 50 25, 2 ये 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। टोटल हमारे पास व्यंजन की संख्या आ गई 35। अब आप देखिए, इसको नीचे करते हैं। ये 35 तो उच्चारण की दृष्टि से हो गए, लेकिन अगर लेखन की दृष्टि की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे संयुक्त व्यंजन भी आता है इसमें। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या है? छ त्र ज्ञ स्र, 4 जो है संयुक्त व्यंजन भी हैं। तो जब हम इनको भी ऐड कर देते हैं 4, तो 35 4 हो जाता है 39, और हमारा 13 जो स्वर हो जाता है लेखन के आधार पे, तो इनकी संख्या हो जाती है 52, जो कि वर्णमाला का स्वरूप बनता है। तो एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछता है, जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि छ जो है इसे हम कैसे लिखेंगे, इसका सही रूप क्या है? तो छ का सही रूप है क में हलंती प्लस स, खट्टी सा, ये है छ का रूप। तो आपको ऑप्शन में दे देगा का प्लस सा और इसमें हलंती लगा देगा, जो कि ये वाला गलत है, ये वाला सही है। तो ऐसे छा का ये है का प्लस सा, और त्रा का ता हमें हलंत और रा, त्रा हो जाएगा। इसी प्रकार ज्ञा का जा में हलंत और या हो जाएगा, और सा का सा में हलंत और रा हो जाएगा। तो एक बार आप इसे विशेष तौर पर ध्यान दे लीजिएगा। अगर ऐसे न याद हो तो आप इंग्लिश के हिसाब से याद कर सकते हैं। जैसे हम लोग इंग्लिश में छ को कैसे लिखते हैं? KSH, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो इसे रिलेट करेंगे के से, मतलब का प्लस SH से सा, का प्लस सा, और हलंती जो है व्यंजन में रहेगा ही रहेगा। त्रा को कैसे लिखते हैं? TRA, तो टी से क्या हो जाएगा? त में हलंत प्लस रा से क्या हो जाएगा? रा। ऐसे ही ज्या को कैसे लिखते हैं? ज्ञा को JYA, ज्या। तो ऐसे ही समझ लीजिए, ये कोई लॉजिक नहीं है, बस समझने के लिए आपको बता रहे हैं, ये आपको याद हो जाए। और सरा को कैसे लिखते हैं? SHRA, तो SH से सा और RA से रा, ऐसे ही। फिलहाल ये कोई लॉजिक नहीं है, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, इसे बस केवल समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे ये आपके दिमागों में याद हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा जो रहा
हमने स्वर और व्यंजन को मोटे मोटे तौर पे पढ़ लिया। अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं स्वर को। अब हम स्वर को डिटेल में पढ़ेंगे, इसके कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकार में भी कितने प्रकार होते हैं, उन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज जो है हम स्वर को ही कम्प्लीटली पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी वो होगी व्यंजन के बारे में, जो कि इसका पार्ट 2 होगा। तो फिलहाल हम लोग आज पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, स्वर। तो स्वर क्या है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड। जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं वो स्वर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। देखिए यहाँ पे दिया है, परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है, वही मैंने जो आपको ऊपर बताया। लेकिन उच्चारण के दृष्टि से इसकी संख्या 10 है। मैंने ऊपर आपको बताया है, उच्चारण के दृष्टि से इनकी संख्या 10 है। और अगर आपसे सामान्य स्थिति में स्वरों की संख्या पूछे तो आपको जवाब देना है 11। आपको जवाब देना है 11। तो स्वर में 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक में आपको 11 सही करना है, एक में 13 सही करना है, एक में 10 सही करना है। अधिकांश बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, हम कहाँ पे क्या सही करेंगे। मैं आपको कई बार इसी को बता रहा हूँ जिससे आप गलती ना करो। सामान्य स्थिति में स्वरों की संख्या पूछे तो आपको जवाब देना है 11। और अगर आपसे उच्चारण के दृष्टि से स्वरों की संख्या पूछे तो आपका जवाब होगा 10। और नॉर्मली परंपरागत रूप से पूर्ण स्वरों की संख्या पूछे, यानी कि कंप्लीटली पूछे, तो आप बताएंगे 13 को। अब हम करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो जब हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे तो स्वरों की संख्या जो है मुख्यतः 7 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। स्वर को हम कितने प्रकार में विभाजित करते हैं? 7 प्रकार से विभाजित करते हैं। अब वो 7 प्रकार क्या क्या हैं हम उनको देखते हैं। आप देखिए, पहला जो है स्वरों की संख्या, पहला जो है वो क्या है? पेन चेंज हो गया। वो है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। तो पहला प्रकार है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। दूसरा हमारा जो आता है जीभ के प्रयोग के आधार पर, कि हम जीभ को किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं। इसमें आपका अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर निकल के आता है, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी जस्ट। तीसरा होता है मुख द्वार के या खुलने के आधार पर। मुख द्वार जिसे हम लोग विपरीत और अर्ध विपरीत, समृत और अर्ध समृत के नाम से जानते हैं, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। चौथा हमारा आता है ओठों की स्थिति के आधार पर। तो ओठ की स्थिति के आधार पर इसके अंतर्गत हम लोग आवृतमुखी और वृत्तमुखी को पढ़ेंगे, जो कि इसके पार्ट हैं। इसको ऊपर करते हैं। इसके बाद हमारा आता है 5वां नंबर, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। तो जब नाक और मुंह से हवा निकलती है तो इसे जो है अनुनासिक और निरानुनासिक 2 प्रकार से डिवाइड करते हुए पढ़ा जाता है। वे दोनों प्रकार आपको इसमें पढ़ना होगा। छठा नंबर आता है घोषत्व के आधार पर। तो ये घोषत्व क्या है कि स्वर तंत्रियों जो हमारी स्वर तंत्रियाँ होती हैं, इसमें श्वास का जो कंपन होता है, यही कंपन घोषत्व कहलाता है। तो जिसे हम सघोष और अघोष में डिवाइड करते हैं, तो वैसे आप यहीं पे जान लीजिए जो सभी स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं, यानी कि इनमें जो है कंपन होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक और प्रकार है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर हम पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। ये 2 चीज़ें आते हैं प्राणत्व के आधार पर। लेकिन जब स्वरों की बात की जाती है तो सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण का मतलब कम हवा निकलती है। अल्प प्राण मतलब वायु, अल्प मतलब कम, तो कम हवा निकलती है स्वरों में। लेकिन अगर आप व्यंजन में जाएंगे तो व्यंजन में आपको दोनों मिलेंगे, है ना। अब हम इन्हीं चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला था मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, तो इसे ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर,
स्वर को हम 3 प्रकार से बांटते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो जो ह्रस्व स्वर होता है इसका मतलब होता है कि इसमें उच्चारण में कम समय लगता है, केवल एक मात्रा का समय लगता है। तो इसके अंतर्गत हमारा क्या क्या आता है, छोटा आ, ई और ऊ। तो आ, ई, ऊ ये तीनों आते हैं ह्रस्व स्वर के अंतर्गत। अगला हमारा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का मतलब आप शब्द से ही समझ जाइए, दीर्घ मतलब अधिक। तो इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, यानी कि 2 मात्रा का समय, 2 मात्रा का समय लग रहा है। तो इस 2 मात्रा के समय को हम लोग दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखते हैं। इसमें आता है बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और आ। ये जो आ है ये आपको नया नया देखने को मिल रहा होगा, हालांकि ये अंग्रेजी शब्द से लिया गया है, अर्धचंद्र बिंदु वाले वर्ण है। तो इसे भी दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। और दूसरी खास बात देखिए, ए, ऐ, ओ, औ इनका छोटा और बड़ा दोनों को जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन वहीं अगर आप इनमें देखेंगे तो इनमें छोटा जो है, छोटे वाले को ह्रस्व स्वर के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद हमारा जो आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है, जैसे इसका अक्सर प्रयोग होता है, नाटक मंडली में प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को बुलाना है राम, तो राम ना बोल के वो रा और माँ के बीच में अधिक समय लगाता है, जैसे बोलता है राम, ऐसे बोलता है। तो इस गैपिंग वाले जो शब्द होते हैं, स्वर होते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं प्लुत स्वर। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। हमारे दूसरे नंबर पे आता है जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ यानी जिह्वा। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर हम जब स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो जिह्वा में 3 प्रकार से, जैसे हमारी ये जिह्वा निकल रही है, तो एक होता है पश्च, मध्य, अग्र। तो 3 प्रकार से डिवाइड होता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर के अंतर्गत कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे ई, ए, ऐ, ई, ए, तो इसमें हमारी जिह्वा का अग्र भाग सक्रिय है, जो कि इस ध्वनि को निकालने में अहम भूमिका निभा रहा है। इसलिए ई, ए, इन चारों वर्णों को हम किस श्रेणी में रखेंगे, जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर की श्रेणी में रखेंगे। हमारा आता है मध्य स्वर। तो मध्य स्वर में केवल अ आता है, जो कि जीभ के मध्य भाग से निकलता है, मतलब जीभ के मध्य भाग के प्रयोग द्वारा ये निकलता है अ। इसके बाद नेक्स्ट आता है पश्च स्वर। पश्च स्वर मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग, पिछला हिस्सा काम करता है, उसे हम लोग पश्च स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। इनके उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा कार्य करता है। जैसे हम बोलेंगे आ, ऊ, ओ, औ, आ, तो हमारी जिह्वा का जो पिछला हिस्सा है वो वर्क कर रहा है। और मध्य में केवल आ बोलना है, आ, तो जिह्वा का बीच वाला हिस्सा, इसलिए मध्य स्वर की श्रेणी में। अग्र स्वर की बात करेंगे तो अग्र स्वर में कौन सा है, ई, ए, ऐ। तो हमारी जिह्वा का जो अग्र भाग है ये वर्क कर रहा है। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर आप आसानी से समझ गए। अब हम लोग तीसरे नंबर पे चलते हैं, जो कि हमारा है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। मुख द्वार के खुलने के आधार पर। तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर, जिसे हम लोग मुख विवर भी कहते हैं, इसे 4 भागों में डिवाइड करते हैं, विवरित, अर्धविवरित, अर्धसंवरित और संवरित। तो आप एक चीज़ ये समझ लीजिएगा
जो यहाँ पे विपरीत का मतलब होता है खुला, ओपन, और अर्ध विपरीत का मतलब होता है आधा खुला। अर्ध समृद्ध का मतलब आधा बंद, है ना। मैं इसको लिख देता हूँ। विपरीत मतलब होता है खुला और समृद्ध मतलब होता है बंद। तो विपरीत मतलब खुला, ओपन। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विपरीत, यानी कि ओपन। तो जैसे बड़ा आ, तो बड़ा आ का जब हम उच्चारण करते हैं आ, ऐसे जोर से मुंह पूरा फैला के बोलते हैं आ, तो इस आ के उच्चारण में हमारा जो मुख है वो पूरा खुला रहता है, मुख द्वार। तो इस आ को हम किस श्रेणी में रखेंगे, विपरीत की श्रेणी में रखेंगे। दूसरा नंबर है अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत का मतलब आधा खुला हुआ। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उन्हें हम अर्ध विपरीत की श्रेणी में रखते हैं, जैसे अ, ए, औ, औ। देखिए अ, ए, औ, अ, ये चारों जो है हमारा मुख खुल रहा है। अ, ए, औ, आ, मुख हमारा खुल रहा है इनको बोलने में, इसलिए इन्हें हम आधा खुले में रखते हैं, अर्ध विपरीत। और अगला हमारा आता है अर्ध समृद्ध। देखिए अर्ध समृद्ध जो होता है इसमें, और अर्ध समृद्ध जो होता है इसमें जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए ओ, ए ओ, ए ओ। तो अब देखिए कन्फ्यूजन क्या हो जाता है, अर्ध विपरीत और अर्ध समृद्ध में कन्फ्यूजन हो जाता है। बच्चे समझ नहीं पाते कि इसका मतलब तो आधा खुला हो गया, इसका मतलब आधा बंद हो गया। दोनों केस में आधा खुला है आधा बंद है, तो हम कैसे जानेंगे कि खुला वाला है बंद वाला है। तो देखिए एक बार आप मेरे साथ बोलिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे आ, ए, औ, औ, तो इनको जब आप उच्चारित करते हैं तो आपका मुंह द्वार बंद रहता है और खुलता है। जब आप इस शब्द को बोलते हैं तो खुलता है और आधा खुलता है। लेकिन जब आप इस शब्द को बोलते हैं ए, ए, ओ, ओ, तो आपका मुख द्वार खुलता नहीं है, उसी पे आप बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा आपने स्पेस मुंह में बनाया हुआ है होठों के बीच में, आप बोल सकते हैं ए, ओ, तो उसी स्पेस में आप बोल सकते हैं। लेकिन इन शब्दों को, इन स्वरों को आप नहीं बोल सकते। जैसे आपको अ, ए, औ, आ बोलना है तो आपको सांस को ज़्यादा तेज बाहर फेंकना पड़ेगा, इसलिए ये मुख्य अंतर है इन दोनों में। अगला हमारा आता है समृद्ध, यानी कि क्लोज। क्लोज मतलब बंद। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए लगभग लिखा है, नहीं तो कुछ विद्यार्थी सोचने लगते हैं कि नहीं हमको तो ये भी बोलने में मुख खोलना पड़ रहा है, बिना मुख खोले कैसे बोल पाएंगे। तो यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया है लगभग। तो लगभग मतलब मान के चलिए बंद रहता है, लेकिन पूर्ण रूप से बंद नहीं रहता है ये चीज़। तो ई उ, तो इन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार लगभग बंद रहता है। ऐसे आपको नहीं मान लेना है कि पूरा बंद ही रहता है, थोड़ा बहुत खुला भी रहेगा, लेकिन वो लगभग की श्रेणी में आ जाता है। जैसे 99.96 आ गया तो हम कह देते हैं कि लगभग 100 मान लीजिए, है ना, यही चीज़। ये तीसरा हो गया। अब हम चौथे नंबर पे चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। हमारा चौथा नंबर है होठों की स्थिति के आधार पर। तो होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो दो प्रकार से डिवाइड होता है, एक आवृतमुखी और एक होता है वृत्तमुखी। यानी कि जब हम बोलते हैं, अपने गाना सुना होगा, होठों को घुमा के, वो क्या बोलते हैं, सीटी बजा होठों को घुमा, ऐसे कुछ करके है। तो ये अगर आपका होठ गोल आकार बन जा रहा है, जैसे कि आपके मान लीजिए होठ है, लेकिन जब आप कोई उच्चारण कर रहे हैं तो बिल्कुल गोल बन जा रहा है, तो वो जो आपका होगा वृत्तमुखी होगा, यानी कि वृत्त जैसा बन जा रहा है ना। तभी तो वृत्तमुखी उसीलिए से नाम पड़ा है वृत्त से ही। और जो वृत्त जैसा ना बने उसे क्या कहेंगे, आवृतमुखी।
तो आवृतमुखी क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं हो, जैसे आ ई ए, तो इनके उच्चारण में हमारे जो होंठ हैं वो गोलाकार नहीं बनते हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं आवृतमुखी। लेकिन हमारा जो शब्द है वृत्तमुखी, इसके अंतर्गत हम उच्चारण में होंठ को वृत्तमुखी या गोलाकार कर देते हैं, जैसे ऊ ओ औ आ। तो इन चारों पांचों स्वरों को बोलने में हम होंठों को वृत्तमुखी यानी कि गोलाकार बना देते हैं, जिसके कारण ये वृत्तमुखी के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद 5वां नंबर आता है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। तो हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पे हम स्वर को दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला है निरानुनासिक और दूसरा है अनुनासिक। तो निरानुनासिक और अनुनासिक क्या है, पहले तो आप यही समझ लीजिए कि अगर आप स्वर का उच्चारण कर रहे हैं और वो स्वर केवल आपके मुख से निकल रहा है तो उसे हम मौखिक स्वर कहते हैं, और उसी को दूसरे शब्दों में हम लोग कहते हैं निरानुनासिक। यानी कि अगर स्वर जो है मुख से निकले और नाक से ना निकले तो वो आ जाता है मौखिक स्वर या निरानुनासिक। और वही स्वर अगर मुख के साथ साथ नाक से निकले तो अनुनासिक, यानी कि अनुसरण कर रहा है। नासिक मतलब नासिका, नाक, तो किसका अनुसरण कर रहा है? अनुनासिक, नासिका का अनुसरण कर रहा है। तो इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे निरानुनासिक मौखिक स्वर के बारे में। जैसे कि आता है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है उन्हें हम लोग निरानुनासिक या मौखिक स्वर की श्रेणी में रखते हैं, जैसे अ और ई। आ ई, तो इसके उच्चारण में केवल 3 शब्द हैं, ऐसे मत सोचिएगा, ऐसे कई हैं, लेकिन जो उदाहरण के लिए आपको स्वर केवल बताया जा रहा है। तो स्वर में आ और ई, स्वर में 3 ही हैं, छोटा, बड़ा और छोटी। तो इन तीनों स्वरों के उच्चारण में जो हवा है बाहर निकलती है वो केवल मुख द्वार से निकलती है। जैसे आप बोलिए आ ई, तो मुख द्वार से ही निकल रही है। लेकिन जब हम अनुनासिक की बात करते हैं तो अनुनासिक में इसमें उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जैसे आ ई। तो आप एक बार नोटिस करिए, सेम यही देखिए, यही वाले वर्ड, कलर चेंज करते हैं, देखिए यही स्वर तो यहाँ पे आए हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इसमें चंद की बूंदी लग गई। तो ये बिंदी लगते ही सभी स्वर क्या हो गए? अनुनासिक हो गए। और इसी स्वर में ये मात्रा नहीं लगा था तो क्या थे? निरानुनासिक थे। तो आप समझिए, अगर केवल स्वर देता है तो वो निरानुनासिक रहेंगे, लेकिन अगर ये चंद की बूंदी लगा देता है तो सभी स्वर क्या हो जाएंगे? अनुनासिक हो जाएंगे, जिन स्वरों पे ये लग जाएगा। हमारा 6ठा नंबर अब आता है घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो घोषत्व के आधार पर, घोषत्व मतलब होता है, अभी मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं इसमें श्वास का जो कंपन होता है, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन ही क्या कहलाता है? घोषत्व कहलाता है। तो स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी घोष के साथ बिल्कुल गर्जना करती हुई सभी स्वर क्या होती हैं? सघोष ध्वनियाँ होती हैं। आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछता है स्वर कैसी ध्वनि है, सघोष की अघोष? तो आपका जवाब होगा स्वर एक प्रकार की सघोष ध्वनि है, और सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं, क्योंकि ये जब बोले जाते हैं तो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, श्वसन में कंपन होता है। तो घोषत्व के आधार पर सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अब हमारा अगला नंबर आता है 7वां, जो कि अंतिम है, और वो है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर हम बात करें तो हमने आपको बताया था अल्प प्राण और महाप्राण 2 चीज़ें होती हैं। तो जो सभी स्वर होते हैं ये अल्प प्राण होते हैं। अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा, और प्राण मतलब होता है वायु। तो जो स्वर होते हैं
इनके उच्चारण करने में मुख से कम हवा निकलती है, यानी कि थोड़ी वायु निकलती है, थोड़ी हवा निकलती है, कम हवा निकलती है। तो इसीलिए सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण। तो हम लोगों ने स्वर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब स्वर का जो है ख़त्म होता है भाग। अब इसके बाद आता है व्यंजन। तो व्यंजन जो है हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। हमने आपको बताया था कि पार्ट 1, 2 और 3 तीन पार्ट में ये वर्णमाला रहेगा। पहले और दूसरे पार्ट में हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। पहला पार्ट ये कंप्लीट हुआ, जो कि स्वर तक हमने वर्गीकरण को समझ लिया। अब दूसरे पार्ट को हम लोग व्यंजन को समझेंगे और अयोगवाह वगैरह को जानेंगे। इसमें जो है इन दोनों में वर्णमाला को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद जो तीसरा पार्ट होगा ये होगा प्रैक्टिस सेट, यानी कि हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। इस 3 वीडियो में आपकी वर्णमाला बिल्कुल एकदम अच्छे से मजबूत हो जाएगी। तो वीडियो को आपने इतने ध्यान से देखा, आपको चीज़ें समझ में आई हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आई होंगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक भी कर देंगे, वीडियो को साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।